अली मीन गंडापुर वज़ीर आला हैं, उनको पैगाम भेज रहे हैं कि आपने अपने सूबे में मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी। इजराइल की बर्बादी की दुआएं मांगी जा रही हैं, हिंदुस्तान की बर्बादी, कश्मीर के लिए जो है दुआएं, फलां के लिए दुआ। कभी किसी के मुंह से ये सुना है कि तालिबान की बर्बादी उसकी दुआ? क्या ये हमारी इकोनॉमी इसकी इजाज़त दे रही है? मेरी राय में पाकिस्तान की रियासत को बिल आखिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अमेरिका जो बागराम में अरबों डॉलर का असला छोड़ के गया है, तो दरअसल हमारे खिलाफ छोड़ के जिम्मेदार ओहदों पे बैठे हुए अफराद को ये कहते हुए सुना है कि वो जो 7,000 लोग थे, बिल आखिर उन्हें हमें लेना था ना, वो हमारे लोग थे। भाई कैसे हमारे लोग थे वो? तो गंडापुर तो बड़ी मुश्किल में नहीं आ गए? वो अपने लीडर को इनकार करें या स्टेट को इनकार करें? जो सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान है वो फेडरेशन का सब्जेक्ट। जनाब, अगर जॉर्ज ऑरवेल ब्रिटिश एजेंट, तो वो तो अपने आप को डिक्लेयर्ड सोशलिस्ट कहता था। उसके जो कलेक्टेड एसेट्स थे, उस किताब का टाइटल है आई एम ऑन द लेफ्ट। 1928 में कार्ल मार्क्स जिंदा होता तो उसने स्टालिन की मुखालफत की होती। आइडियोलॉजिकल स्टेट डेमोक्रेसी नहीं होती। पाकिस्तान के वफादार हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के वफादार तो नहीं कि इंसानी इर्तिका में शॉर्टकट नहीं। कैसे हैं दोस्तों? हम सब वजाहत मसूद के साथ की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हैं। आज हम 3 बहुत अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। बाजोड़ में ऑपरेशन होना चाहिए, हो रहा है, या ऑपरेशन के बगैर भी कोई सूरत है वहाँ पर अमन लाने की। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर साउथ एशिया में निस्बतन कम टैरिफ्स लगाए हैं, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। और हम आखिर में बात करेंगे कोल्ड वॉर के दौरान जो 2 निज़ाम दुनिया में थे, उनके दरमियान जो नॉवलिस्ट का किरदार था, नॉवेल्स और कहानियाँ लिखी जा रही थी, क्या वो कोई एजेंट लोग थे जो काम कर रहे थे, या लोग अपने जहन से जिस बात को दुरुस्त समझते थे वो लिख रहे थे? वो क्या कोई साजिश पक रही थी, या वाकई कुछ ऐसा था जिस पे लोगों का ज़मीर उन्हें मजबूर करता था कि वो कुछ लिखें? इस पर भी हम बात करेंगे। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर, ये बाजोड़ में क्या हो रहा है, और क्या वहाँ ऑपरेशन फुल फ्लेज शुरू होने वाला है? देखिए, अभी तक की जो सूरत हाल है, बाजोड़ अब मालाकंड डिवीजन का हिस्सा है। लेकिन इस इंज़माम से पहले ये हमारी जो 7 ट्राइबल एजेंसीज थी, उनकी सबसे मशरिक में वाक़ई है और ऐन ऊपर है स्वात से। जी। अफ़गानिस्तान की साइड पे कुन्नड़ और नूरिस्तान इसको लगती है। तो जब आपको याद होगा स्वात ऑपरेशन हुआ था, तो ये तालिबान जो है ये फरार बाजोड़ ही के रास्ते अफ़गानिस्तान में जी। गए और वहाँ उन्हें इसलिए पनाह दी गई कि हम डुप्लिसिटी की पॉलिसी अपनाए हुए थे। और 2021 में इमरान गवर्नमेंट थी, फैज हमीद साहब कोर कमांडर थे वहाँ के। 7,000 ट्रेन मिलिटेंट अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज किस प्लेटफॉर्म पे, किस कैबिनेट में, किस पार्लियामेंट में ये फैसला हुआ? मुज़ाकरात हुए अभी पिछले बरस जून में। कहा गया कि जो कार्रवाइयाँ हैं तशद्दुद वो रोकी जाएंगी। बाय नवंबर, ये भी जो गुजरा तकरीबन 9 या 11 महीने पहले, वो कोलैप्स कर गया क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से 2 लेजिटिमेट शराइत थी कि आप डिसार्म हो, हथियार फेंके और पाकिस्तान का आइन माने। एग्जैक्टली। ये दोनों शराइत उन्होंने नहीं मानी, बल्कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके में टेररिज्म से मुतासिर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान बर्किना फासो के बाद दुनिया के दूसरे नंबर पे आ गया। और जो अमवात हैं उनकी तादाद में 45% इजाफा हुआ टेरर रिलेटेड, और जो हमले हैं उनकी तादाद डबल हुई। मैं
थोड़ा सा इसमें लतीफ़ नुक्ता है जो बाद में अर्ज़ करूँगा। फ़िलहाल ये है कि जो वहाँ के कबायली हैं, वो ऑपरेशन भी नहीं चाहते, क्योंकि उनके ज़हन में वो, और वाक़तन वो बहुत तकलीफ़देह मसला था, डिस्प्लेसमेंट थी। लोगों को, अब बच्चे, औरतें, बूढ़े सड़कों पे पड़े थे, उनको वो इलाका खाली करना पड़ा था जब, और हमने बड़ी मुश्किल से वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान से 2009 में स्वात से, 2014 में बाजोड़ से ये इन लोगों को निकाला था। उनको वापस जब लाए हैं, और जे आपको याद है कि हमारी उस वक्त की हुकूमत के रहनुमाओं ने उसको सेलिब्रेट किया, और जिन्होंने खुलेआम सेलिब्रेट नहीं भी किया, उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि हम कर क्या रहे हैं। 20 बरस तक हम ज़ाहिर अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उस हुकूमत के साथ लड़ने वाले तालिबान की हमायत भी हम कर रहे थे। अब कबायली लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी आप ऑपरेशन ना करें और इन लोगों को यहाँ से निकालें, बगैर ऑपरेशन के, बगैर मिलिट्री फोर्स के, काइनेटिक फोर्स के ये कैसे मुमकिन हो सकेगा। दूसरे एक साहब हैं इमरान खान, जेल में बैठे हैं, वो पैगाम दे रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट है केपी में, अली अमीन गंडापुर वजीर आला हैं, उनको पैगाम भेज रहे हैं कि आपने अपने सूबे में मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत नहीं देनी। किसका साथ दे रहे हैं? हमारे वहाँ पे सियासी रहनुमा मारे जा रहे हैं, हमारे वहाँ पे जो है वो मजहबी रहनुमा मारे जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो जरगा भेजा गया है, मालूम है कि उसकी क़यादत कौन कर रहा है? जमात इस्लामी। अब इसमें वो जो नुक्ता मैंने आपसे कहा था कि बीच में आता है, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो ये है कि जो पाकिस्तान पे हमलावर होने वाली टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कलअदम, और जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान पाकिस्तान है, अगेन कलअदम, वो पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के बंदोबस्त को और हर उस शख्स को जो उनका साथ ना दे रहा हो काफिर समझते हैं। फॉर देम इट इज ए पॉलिटिकल रिलीजियस काज। ठीक हो गया? ठीक हो। लेकिन जो पाकिस्तानी रियासत की तरफ से लड़ रहे हैं हमारे जवान, उनकी जो तरबियत की गई है वो एक नेशनल आर्मी की बजाय एक मजहबी तशख़्ख़ुस के साथ की गई। वो उस जज्बे के साथ तालिबान पे हमलावर नहीं हो सकते या उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते, जिस एंथुसियाज्म के साथ, जिस पैशन के साथ तालिबान पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहता है। और ये जो इंसर्जेंसी होती है जिसे हम एसिमेट्रिकल वारफेयर कहते हैं, उसमें जो इंसर्जेंट होता है उसे करना है सिर्फ सरवाइव, हमला करना है, टाइम गेन करना है और भाग जाना है अपनी पनाहगाहों में। ठीक है। जो रेगुलर स्टेट है जिसकी आर्मी है उसे टेरिटरी भी ऑक्युपाई करनी है, उसे अवाम की हमदर्दियां भी चाहिए, अवाम को अवाम को एलिनेट करके, डिस्टेंस करके आप उस इलाके में लड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन अवाम अजीबोगरीब मखमसे में है। अब इस वक्त पाकिस्तान की स्टेट ने 3 सूरतें दी हैं अपने बाजोड़ में बैठे हुए ट्राइबल जो हमारे लीडर्स हैं, ये देखिए, या तो आप इन्हें निकाल लें यहाँ से, यानी आप खुद निकाल लें, हाँ, या फिर आप
यहाँ से बाहर आ जाएं ताकि सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है वो किया जा सके, या आप इन्हें आमादा करेंगे ये पहाड़ों में चले जाएं ताकि हम इनके साथ मुकाबला कर लें। ये नहीं हो सकता है कि इनको आप बिठाया भी हुआ है, आप जो है ना अमन भी तीसरा, चाहते मेरे हैं। ख्याल में जो तीसरी ऑप्शन है जो खबर मैंने पढ़ी है वो ये है कि आप फिर कम से कम कोलेटरल डैमेज के लिए बंदोबस्त करें। हाँ, ये भी है कि वो फिर आप अपनी हिफाजत का बंदोबस्त फिर आप खुद। सच्ची बात ये है कि जब गोली चलती है, जब काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसमें बहुत मुश्किल होता है तमीज़ करना। उसमें तो वो फिर पूरी तरह से हमलावर होगी ना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, उसमें ये कहना कि फिर अवाम का नुकसान होगा, उनके मकानात का, उनके कारोबार का, उनकी दुकानों का, ये बड़ा मुश्किल काम है। मेरी राय में जो डिवाइडेड ओपिनियन है वो पाकिस्तान की स्टेट के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो उसके इफेक्टिव ऑपरेशन में रुकावट है। मैं आपको अच्छी तरह से याद होगा, मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ। जब सोवियत ऑक्यूपेशन चल रही थी अफगानिस्तान की 79 से 88 तक, 89 इनफैक्ट फरवरी तक, तो आपको याद है कि हमारा जो ज़राए इब्लाग हैं, हमारे जो उस वक्त तो अखबारात बुनियादी तौर पे थे, हर हफ्ते जो है वो सेमिनार हो रहा होता था अफगानिस्तान में। मैं वो नाम भी गिनवा सकता हूँ, वही 5, 6, 7 लोग थे जो हर सेमिनार में पहुंचे होते थे, जो अफगान जिहाद के हक में राय आम हमवार कर रहे होते थे। वो लड़ाई किसी और की थी और हम उसमें अब्दुल्ला दीवाने थे। जी, ठीक हो गया। ये हमारे अपने मुल्क के अवाम, हमारे अपने मुल्क के सियासी रहनुमा, हमारे अपने मुल्क के मजहबी रहनुमा इसमें मारे जा रहे हैं। इट इज ए वार अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। कहाँ है हमारे ज़राए इब्लाग, किधर है हमारा मीडिया? और आपने बहुत दफे आपको यकीनन मौका मिला होगा कि आप इबादत गाहों में मजहबी जो पेशवा हैं, इजराइल की बर्बादी की दुआएं मांगी जा रही हैं, हिंदुस्तान की बर्बादी, कश्मीर के लिए जो है दुआएं, फलां के लिए दुआ। कभी किसी के मुंह से ये सुना है कि तालिबान की बर्बादी, उसकी दुआ? नहीं। राय आमा कैसे बनती है? अगर हम उनकी पिच पे जाके खेलना चाहते हैं तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें रियासत के तौर पे वो विल दिखानी पड़ेगी। ये हमने दिखा रखी है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी इज फुली केपेबल कि वो इनको खत्म कर दे, इनको एलिमिनेट कर दे। लेकिन कहीं ना कहीं तसब्जुब पाया जाता है। ये आप कह रहे हैं कि मिलिट्री में या पॉलिटिकल सतह पर? मैं पूरी कौम को ज़हन में रखते हुए कह रहा हूँ, क्योंकि परहैप्स हमने जितनी एफर्ट माजी में एक ख़ास नैरेटिव को फैलाने में की थी, हम वो एफर्ट तालिबान के खिलाफ राय आमा को, रियासती वसाइल को, सियासी वसाइल को, अब इमरान खान साहब का ये दावा है ना कि वो मुल्क की सबसे मकबूल जमात के रहनुमा हैं, तो उनसे पूछना चाहिए कि साहब आपके पास क्या दलील है जिस वजह से आप चाहते हैं कि ऑपरेशन नहीं हो? मैं जानता हूँ वो क्या कहेंगे कि जी इसमें अवाम डिस्प्लेस होते हैं, इनसे नेगोशिएशन करें। निगोशिएट फिर वो करके वो अपना बंदा दे दें। उसमें निगोशिएट करने के लिए वो उन्होंने निगोशिएट करके आप किस चीज़ पे करेंगे? क्या आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे निगोशिएट करना है? पाकिस्तान की टेरिटरी पे निगोशिएट करना है? पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे निगोशिएट करना है? तालिबान के साथ मैं ये आपसे अर्ज करूं कि ज़रा थोड़ी सी किसी को शायद ऐसा एहसास हो कि ज़रा पुरानी बात की जा रही है। तालिबान में और फैशिज्म में फ़र्क नहीं है। इसके साथ आप निगोशिएट नहीं कर सकते।
जो आप पे अपना तर्ज जिंदगी मुसल्लत करना चाहते हैं, जो आप पे अपना वर्ल्ड व्यू मुसल्लत करना चाहते हैं, पाकिस्तान एक रेगुलर रुकन है वर्ल्ड ऑर्डर का। तालिबान नहीं है, वो डिविएशन है, वो इनहिराफ हैं, दे आर डूम्ड। ना उनकी वो आबादी है, ना उनकी वो वसाइल हैं, ना उनकी वो सलाहियत है, ना उनके पास कोई इंडस्ट्री है। उनके पास क्या है? पहाड़ हैं जिन पे जो मर्जी करते रहो। पाकिस्तान जो है वो तो एक मॉडर्न स्टेट है और इसमें जो है ना वो इसकी नज़ाकतें और होती हैं, हम अफोर्ड नहीं करते। मेरी राय में पाकिस्तान की रियासत को बिल आखिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं किया जाएगा तो अभी वो वजीरिस्तान में और उधर बाजोड़ में और तीरा में जोब तक आ रहे हैं। वो तो बलूचिस्तान वाली, हाँ, लेकिन वो आ रहे हैं। उसका बॉर्डर तो सारा अफगानिस्तान के साथ मिलता है। ठीक है, तो उसका मतलब ये कि वो जो कहा जा रहा था वो बात दुरुस्त थी कि जो BLA है या दूसरी सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं बलूचिस्तान में, डेफिनेटली उनको जो है मदद जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते मिल रही है। डेफिनेटली। तो जिस कुव्वत के साथ हमें सेपरेटिस्ट के साथ बलूचिस्तान में लड़ना है, वही हमें जो है वो TTP के साथ भी करनी चाहिए। ये मेरा जो एहसास है वो ये है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके अंदर जो यकजहती और जो यकसुई बलूच सेपरेटिस्ट के बारे में पाई जाती है, वो TTP के तहरीक तालिबान कलादम के मजहबी सो कॉल्ड तशख़्ख़ुस की वजह से उस तरफ वो नहीं आती। कैसे ऐसे हुआ कि हमारे पार्लियामेंट में खड़े हो गए हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। किसकी गुलामी की, किससे जंजीरें तोड़ दी? क्या वो शख्स उस वक्त ये सोचने के काबिल नहीं था कि अल्टीमेटली ये हमारे लिए नुकसानदेह है? और अमेरिका जो वहां बागराम में अपना सारा असला छोड़ के गया है, ये वन ऑफ द बेसिक्स है ना कि जब आप रिट्रीट करते हैं, पीछे हटते हैं, तो आप अपना सतबा करते हैं। ये तो ऐसा इतनी बुनियादी बात है कि ईस्ट पाकिस्तान में भी जब हमें हथियार डालना थे तो हमने अपना असला जो है बर्बाद तबाह किया था, एमुनिशन खत्म किया था अपना, ताकि हथियार जो है वो दुश्मन के हाथ ना आए। तो अमेरिका जो बागराम में अरबों डॉलर का असला छोड़ के गया है, वो दरअसल हमारे खिलाफ छोड़ के गया। तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। ये सजा हमें मिल रही है उन तालिबान की खुफिया 20 बरस तक, कम से कम 2001 से लेके 2016-17 तक जो है, बल्कि अमेरिकियों को जाने तक हम उन्हें सपोर्ट करते रहे। हमारे बल पे वो लड़े हैं ना। जनरल मैटिस ने कहा था ना अमेरिकन कांग्रेस में, जब रिपोर्ट किया था, जब पूछा गया कि क्या वजह है कि हम कामयाब नहीं हो सके अफगानिस्तान में, जब जिस मुल्क का नाम लिया था वो आप जानते हैं, एक का नाम लिया था ना। yes. उस मुल्क को ये पता होना चाहिए था। पाकिस्तान का एक लफ्ज़ बोला पाकिस्तान। तो क्या हमारी लीडरशिप, जो उस वक्त हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान थे, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर जब ये कहा कि गुलामी की जंजीरें तोड़ गई, तो उन्हें एहसास नहीं था कि इससे अगला स्टेप क्या होगा। जो पाकिस्तान से गए हुए TTP वाले हैं, अब ये अफगान गवर्नमेंट क्या कहती है, जो तरीका हम इस्तेमाल करते वही वो कर रहे हैं। तो साहब वो आप ही के लोग हैं, अपने इलाके में जाते। मैंने खुद अपने कानों से जिम्मेदार उहदों पे बैठे हुए अफराद को ये कहते हुए सुना है कि वो जो 7000 लोग थे, बिल आखिर उन्हें हमें लेना था ना, वो हमारे लोग थे। भाई कैसे हमारे लोग थे वो, जब वो पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के दस्तूर को, पाकिस्तान के बंदोबस्त को तस्लीम ही नहीं करते, पाकिस्तान के बॉर्डर्स की सैंक्टिटी को तस्लीम नहीं करते, तो हमारे किधर से हो गए? अगर वो ऐसे ही हमारे थे तो हम 2004 से जो उनके साथ नेगोशिएट कर रहे, वो याद है ना नेक मोहम्मद वाला की, जिसको फिर ड्रोन से फिर आखिरकार हिट किया गया। उससे पहले उसने जो है वो पाकिस्तानी फौजी जवान जो है वो शहीद किए थे। बिल्कुल।
वो गालबन मई 2004 था, 18-19, लेकिन उससे को 8-10 दिन पहले उसने पाकिस्तानी फौज पे हमला करके जानी नुकसान पहुंचाया था। जी। तो उस वक्त से हम जो है ना, कभी कोई मुआहिदा तालिबान के साथ ऐसा हुआ है जो कामयाब हुआ हो? आपको वो सोच अपनाना पड़ेगी जो चर्चिल ने हिटलर के बारे में की थी, कि हिटलर के साथ निगोशिएट नहीं किया जा सकता, लड़ना ही पड़ेगा। जो उस वक्त आप जानते हैं ना, अमेरिका उस वक्त जंग में शरीक था, ना रशिया। यूरोप पूरे पे कब्जा हो गया था हिटलर का, सिवाय ब्रिटेन के। उसके बावजूद खड़े रहना इसलिए जरूरी था कि उसकी मुखालफत, उसकी हमायत नहीं की जा सकती, तालिबान की हमायत नहीं की जा सकती। और जो भी समझता है कि तालिबान कैन बी अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। तो मेरा तो यही है कि हमें बिल आखिर फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके बगैर। अच्छा, उसमें लेकिन अगर मुझे एक बात बताइए, अगर सूबाई हुकूमत इसकी हमायत नहीं करेगी तो ये कैसे होगा? गवर्नर राज लगाना पड़ेगा, इसलिए कि सूबाई हुकूमत जो है, जो हमलावर हो रहे हैं वो सूबाई हुकूमत पे तो नहीं हो रहे। जो सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान है वो फेडरेशन का सब्जेक्ट है। अगर एक सूबा पाकिस्तान की सलामती के मुनाफी कोई पॉलिसी अख्तियार करता है, जैसे अली बिन गंडापुर साहब ने कहा कि केबी में ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे, अभी मिले हैं ना 2 दिन पहले। तो गंडापुर तो बड़ी मुश्किल में नहीं आ गए? वो अपने लीडर को इनकार करें या स्टेट को इनकार करें, क्या करें? लीडर एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ शहरी है ना, स्टेट का मुफाद जो है वो उससे ऊपर। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को इमरान खान साहब की राय की वजह से तालिबान का किताबे तो नहीं किया जा सकता। और ये तालिबान हम भूल रहे हैं क्या कि लाहौर से लेके भावलपुर तक, मुल्तान से लेके पेशावर तक, पाकिस्तान का कराची कौन सा हिस्सा था जिसमें तालिबान ने हमले नहीं किए? हमारा हाफजा अजीबो-गरीब है, हम भूल जाते हैं कि किसी गैर मुल्की फौज से लड़ते हुए हमें इतनी शहादतें नहीं मिली जितना नुकसान हमें तालिबान ने पहुंचाया है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, हमको 50 साल 40 साल पुरानी बात नहीं कर रहे। इट्स जस्ट 10 years ago। 15 जून 2014 को हमें ज़रबे अज़ब का ऐलान करना पड़ा था। तो सर, इसके लिए तो बड़ी मजबूत इकॉनमी भी चाहिए। अगर आपने इतना ऑपरेशन करना है, इतना बड़ा बाजोड़ बहुत बड़ा इलाका है, और अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ फिर ज़ाहिर लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, वो सारी ज़रूरियात हैं आपके में। क्या ये हमारी इकॉनमी इसकी इजाज़त दे रही है? क्या तालिबान जो हमारे से लड़ रहे हैं उनके पास वो इकॉनमी है? उन्होंने तो सरवाइव करना है, उन्होंने तो एक हिट करना है, न्यूज़ बनानी है, दैट्स इट। हमें तो व्हाटएवर प्रॉपर द प्राइस, ऑपरेशन करना व्हाटएवर द प्राइस। देखिए, वो फायदा भी इसी चीज़ से उठा रहे हैं ना। उनको मालूम है कि हमारी इकॉनमी जो है वो इतनी स्टेबल नहीं है, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। फायदा इसी से उठा रहे हैं ना। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम जो है वो अपनी सॉवरेनिटी, अपने अवाम की सलामती सरेंडर करना अफोर्ड नहीं करते तालिबान के सामने। बिल्कुल ठीक है, कोई मुल्क नहीं करता। जो सलूक तालिबान अफगानिस्तान के शहरियों के साथ, बच्चियों के साथ, औरतों के साथ, आम शहरियों के साथ कर रहे हैं, क्या हमें पाकिस्तान के लोगों के साथ वो सलूक मंजूर है? अगर नहीं मंजूर तो हम, और क्या हम के सॉवरेन स्टेट नहीं है? डेफिनेटली है। अभी क्या मई के महीने में हमने अपने से 5 गुना बड़ी फौजी कुव्वत को शिकस्त नहीं दी। एग्जैक्टली। और ये पहली दफे है कि पाकिस्तान की कामयाबी इंडिया के साथ मुकाबले में क्लियर और गैर मुतनाज़े है। एग्जैक्टली। और पहली बार था कि हम अग्रेसर नहीं थे, और पहली बार है कि हम वाजे जीते। वो जो पहली बात आप कह रहे हैं कि हम अग्रेसर नहीं थे, वो आप कानूनी तौर पर दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव तो और रहा है ना। हाँ चले, लेकिन हम तो सिर्फ इस वॉर की फिलहाल बात करें। अभी फिलहाल अब ये क्या, अगर हम उनके साथ लड़ सकते हैं तो ये तालिबान हमारे सामने क्या बेचती? तालिबान के साथ हम पहले लड़ चुके हैं, 2-3 इलाके खाली करवा चुके हैं। हमने ये जो हमारे जो क्यानी साहब थे वो शुमाली वजीरिस्तान में नहीं जा रहे थे ना, और वो बाद में
जनरल शबीर शेख। अतर अब्बास थे ना, DGISPR। जी जी जी। तो उन्होंने कहा था कि ही वाज ड्रैगिंग हिज फीट। हम्म, बहाना क्या था कि जी हमें मशरकी सरहद भी देखनी है इंडिया के साथ। लेकिन फिर गए और हमने लेकिन फिर कामयाबी से गए, किया। राहिल, वो तो फिर राहिल शरीफ के हाँ। उसमें गए ना, जब हम्म। गए फिर किया उनको भगाया, वो एक दफा तो सारा एरिया क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। उसके बाद कैसे वो दोबारा फिल्ट्रेट किए हैं, दैट इज व्हेन इमरान खान साहब वाज इन पावर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस बात की इजाज़त देती है। जो एक टैरिफ वॉर दुनिया में इस वक्त छिड़ गई है, उसमें पाकिस्तान के ऊपर भी गो के साउथ एशिया में निस्बतन कम टैरिफ लगा है, 19%। इन द लॉन्ग रन आई थिंक ये अमेरिका को ही इफेक्ट करेगा, लेकिन फिलहाल तो हमें भी इफेक्ट करेगा। तो 19% क्या क्या समझते हैं हमारी इकोनॉमी को कितना इफेक्ट करेगा, या फिर साउथ एशिया में चूंकि कम है तो हमें ये कोई कम्पिटेटिव एज देगा अमेरिका में? अभी तक हम जो ट्रेड इक्वेशन है उसमें अमेरिका के साथ वो हमारा सबसे बड़ा तजारती पार्टनर भी है और हमें फायदा भी है उनके साथ तजारत में। तो वो टैरिफ अगर हो भी जाता है तो उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा सहारा है। तो हम ट्रेड की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि एड नहीं, हमें ट्रेड चाहिए। तो उसमें ट्रेड जो है तो हमारी अमेरिका के साथ ही कामयाब है ना, बाकी दुनिया के साथ जो 2 से 3 बिलियन डॉलर के सरप्लस में है ना। तो चाइना के साथ तो उल्टा मामला है। चाइना का पूरी दुनिया का वॉल्यूम जो है वो 20 से 25 अरब डॉलर का है, इसमें हमारी जो एक्सपोर्ट है चाइना को वो 2.5 अरब भी नहीं है। ठीक है, चाइना तो पूरी दुनिया में सबके साथ सरप्लस में और हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अगरचे उसके असबाब कुछ भी हो सकते हैं। आपके ख्याल में इसका पाकिस्तान को फायदा ही है, एज मिलेगा। लेकिन ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है भैया, अल्टीमेटली तो टैरिफ जो है वो एक्सपोर्ट पे ही लगना है ना, जो कुछ एक्सपोर्ट करेंगे अमेरिका। तो जो अगर हमारे पास कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की वो इतनी ज्यादा होगी तो हम मुकाबला फिर भी नहीं कर पाएंगे। तो इतना फायदा नहीं है जितना बज़ाहिर बताया जा रहा है, बहुत मामूली रह जाता है, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों में जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उन्हें जो कंसेशन और जो सहूलतें हासिल हैं, जिस रेट पे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस सब्सिडाइज कर रहे हैं उसको, उस लेवल पे पाकिस्तान में नहीं हो रहा। पाकिस्तान के पास इतने वसाइल भी नहीं हैं कि हम वो कर सके, चूँकि हम एनर्जी के शोबे में चैलेंज मुल्क हैं। हमारे एनर्जी के रिसोर्सेज वो नहीं हैं जो इंडिया के हैं, जो चाइना के बाकी मुल्कों के हैं जो हमारी तरह। तो उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इट्स ए गुड ऑमन, साइन अच्छा है। लेकिन जितना बड़ा हम इसको मुआवजा समझ रहे हों, ये समझ रहे हों कि ये हमें वो हमारी साल्वेशन इसमें हो जाएगी, मुआवजा तो जब भी करेंगे हम खुद ही करेंगे, अपनी प्रोडक्शन बढ़ा के, अपनी काबिलियत बढ़ा के। अच्छा सर, अभी हम बात कर रहे थे चाइना और अमेरिका की और इस टैरिफ की, और जाहिर है आप जानते हैं, हम समझते हैं कि ये जो लड़ाई है ये दो निज़ामों की भी है, दो पॉलिटिकल सिस्टम्स की भी है। हमारे दोस्त डॉक्टर तैमूर साहब ने एक बड़ा अच्छा एक वीलॉग किया और आपको बताया, हमारे साथ भी यहाँ बैठ के गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने कहा कि कोल्ड वॉर में जो वेस्टर्न राइटर्स थे वो दरअसल एक एजेंडे पर थे और किसी के एजेंट थे, ख़ास तौर पे जॉर्ज ऑरवेल का उन्होंने नाम लिया और उनकी मशहूर ज़माना दोनों किताबें 1984 और एनिमल फार्म को उन्होंने ये बताया कि ये लिखवाई गई थी उनसे। आपने इसे इख्तलाफ किया, आपने ट्वीट्स में भी और उस पर भी, आप क्या इख्तलाफ है आपको? उन्होंने तो इसके सारे प्रूफ दिए। मैं अर्ज किए देता हूँ, ये जो कल्चर वार थी ना, इसमें इश्तराकी ब्लॉक जो था वारसा पैक्ट का या सोवियत यूनियन का, पीस कॉन्फ्रेंसेस करना, कल्चर कॉन्फ्रेंसेस करना, दोनों एक ही तरह का काम कर रहे थे। स्टीफन कॉक की किताब है डबल लाइफ्स, तो उसमें किस किस का नाम नहीं आता, रोमीन रोलैंड से लेके आंद्रे येट, हेमिंगवे किसके एजेंट थे,
स्पेनिश वार में डेलीगेशन भेजे जाते थे, सिविल वॉर, स्पेनिश सिविल वार में, तो वेल बिफोर सेकंड वार ही शुरू हो गई थी ना 35 में, ठीक हो गया, 39 तक रही, ठीक। जनाब अगर जॉर्ज ऑरवेल ब्रिटिश एजेंट है तो वो तो अपने आप को डिक्लेयर्ड सोशलिस्ट कहता था। उसके तो जो कलेक्टेड एसेट्स थे, उस किताब का टाइटल है आई एम ऑन द लेफ्ट। वो एंटी स्टालिनिस्ट था, एंटी स्टालिनिस्ट। और उसने कहा, यानी हुकूमत के खिलाफ? नहीं, हुकूमत नहीं, उसके निजाम। देखिए कम्युनिज्म में और स्टालिनिज्म में, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे मुकम्मल यकीन है कि अगर 1928 में कार्ल मार्क्स जिंदा होता तो उसने स्टालिन की मुखालफत की होती। ये जो पैराडाइम, जो मॉडल स्टालिन ने और फिर उसके तबाह में या उसी के खतूत पे वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम का मतलब है कि आपने डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन खत्म कर दी, ठीक। पर्सनालिटी कल्ट, परजिस, मर्डर, जो एक दफा, आखिर ऐसा क्यों होता रहा? 1923 से 1953 तक स्टालिन जब तक मरा नहीं इक़्तिदार में रहा, राइट। माओ 49 में आया है, 76 में मरा है, इक़्तिदार में रहा। किम इल सुंग 52 में आया है, कोरिया में इक़्तिदार में, जब तक मरा नहीं। फिदेल कास्ट्रो, आप 55 कहना चाहते हैं या 59 कहना चाहते हैं, जहां से भी आप उसका नुक्ता आगाज लेना चाहते हैं। मैं आपसे 2 सवाल करता हूं। एक तो ये कि लोग कम्युनिस्ट ब्लॉक के मुल्कों से डिफेक्ट करके डेमोक्रेसीज की तरफ जाते थे। कितने अमेरिकियों ने या यूरोपियंस ने अपने मुल्क को छोड़ के सोवियत यूनियन में जाना या चाइना में जाना डिफेक्ट करके? क्यों? आखिर वजह थी एक। दूसरी बात, और ये मैं समझता हूँ कि आपका जो तारीख पे इतनी गहरी नजर है, आप तस्दीक करेंगे। आप कमोबेश जितने कहेंगे मैं नाम ले दूंगा कि शुरू हुए हैं इश्तराकी ख्यालात से, एफिलिएशन से, और ख्यालात में तब्दीली आई है और डेमोक्रेसी की तरफ गए हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि आइडियोलॉजी और डेमोक्रेसी में बुनियादी तजाद है। आइडियोलॉजी और डेमोक्रेसी, आइडियोलॉजिकल स्टेट डेमोक्रेसी नहीं होती। डेमोक्रेसी अलो करती है सिमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल डिफरेंट आइडियोलॉजीज, उन्हीं में डायलॉग होता है ना। तो ये समझना कि कोई आइडियोलॉजिकल स्टेट जो है वो जमहूरी भी हो सकती है, मैं समझता हूँ कि ये तारीख का या सियासत का बहुत ही जो है वो बुनियादी फैलेसी है, ऐसा समझ। क्या कभी ऐसा आपने देखा कि कोई सरमायादाराना निज़ाम के साथ एफिलिएशन से पॉलिटिकल प्रोसेस होता है ना हर शख्स के इर्तिका का, वो उधर से शुरू हुआ हो और आगे चल के जो है वो पलटा खा के इश्तराकी हो गया? अगर आपके पास कोई मिसाल हो तो आप मुझे दें। मैं आपको मिसालें दे देता हूँ कि आर्थर क्वेसर से लेके रोमेन रोलां तक, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से लेके जॉर्ज ऑरवेल, देखिए कौन हमायत कर सकता था परजिस की। और जब ये कोलैप्स हुआ 89 से 92 तक वाला, क्या किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने मुल्क में इलेक्शन जीता? जो 70 बरस से उस वक्त
45 के बाद वाला इस यूरोप ले लें तो तकरीबन 45-50 वर्ष उनको हो गए थे। और अगर तो 1917 वाले से रशियन रेवोल्यूशन से लेना है तो 70 वर्ष हो गए थे। क्या कम्युनिस्ट पार्टी ने किसी एक मुल्क में जहां कम्युनिस्ट रिजीम रही हो इलेक्शन जीत, या कोई अवामी ताईद का कोई मुजाहिरा सामने आया? क्या अमेरिका में बैठ के अमेरिका के खिलाफ नहीं लिखा गया? तो पास्टरनाक ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था डॉक्टर ज़िवागो लिख के? कितने नाम है लूं? अना अखमतोवा, मैंडलस्टॉम। ये जो हम कभी कभी अपने मुल्क में देखते हैं ना कि बहुत से लोग, मसलन आपने कोई बात कह दी या मैंने, जाहिर है हम कोई हुकूमत के मुलाजिम तो नहीं है, वी आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू सपोर्ट आवर गवर्नमेंट्स पॉलिसीज ऑल द टाइम। यस, हम पाकिस्तान के वफादार हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के वफादार तो नहीं। ना हम पे जिम्मेदारी आती है, आइन की पासदारी और रियासत से वफादारी, ये हमारी जिम्मेदारी है। यही हमारे आइन का आर्टिकल 4 और 5 हम पे हमें बाइंड करते हैं। हम मुखालफत नहीं करते। जॉर्ज ऑरवेल इश्तराकी रुझानात रखता था, और एनिमल फार्म में उसने ऐसी कौन सी बात कही है जो मसलन विस्परर्स, मसलन इनर सर्कल, तो वो क्रिटिसिज्म जो है वो क्या वो वहां के शायर नहीं कर रहे थे, एफ्तोशेंको नहीं कर रहे थे, अना अखमतोवा नहीं कर रही थी, हुसैन सिंकी नहीं कर रहा था। लेकिन जो कुछ हुआ है उससे एक नतीजा भाई फैसल वो निकालना चाहिए कि इंसानी इर्तिका में शॉर्टकट नहीं होता, पर यह नए सिर से इजाद नहीं किया जा सकता। कोई नस्ल और कोई ग्रोह ये अहलियत नहीं रखता है कि वो इंसानी इर्तिका के रास्ते को जो है वो सीधा कर दे, सही शॉर्टन कर दे। ये तमाम इनकलाब के जो ख्वाब हैं, बेहतरी के ख्वाब दिखने चाहिए, बेहतरी के इसकी सूरतें निकालनी चाहिए, लेकिन जो भी आइडियोलॉजी तशद्दुद को, वायलेंस को, जबर को, दूसरों को खामोश करने को में यकीन रखती हो, मैं समझता हूँ कि उससे भलाई बरामद नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। दोस्तों, हम सब वजाहत मसूद के साथ की एक और एपिसोड आपके सामने है। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। बाजोड़ के इशू पर हमने बात की, टैरिफ्स पर बात की कि पाकिस्तान को कैसे इफ़ेक्ट करेंगे, और कोल्ड वॉर के दौरान बहुत मशहूर मारूफ नावल्स और नावलिस्ट के बारे में हमने गुफ्तगू की। कुछ हमारे दोस्तों के एतराज़ात के जहाज साहब ने जवाब भी दिए। तो इन सब के बारे में जो आपकी राय है इन पर ज़रूर कमेंट्स कीजिए। बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ आपके सामने होंगे। शुक्रिया।